बढ़ता कर्ज भारत व हर भारतीय के लिए चिंता की बात है, या यूं कहूं जो चिंता है उसे दूसरे स्वरूप में दिखाकर क्या डराया जा रहा है। आज इसी हकीकत को जानने के लिए इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और साथ ही अर्थशास्त्र के जाने माने प्रोफेसर सनातन नायक से की गई इस संबंध में बातचीत का अनकट वीडियो भी साझा करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि भारत में कर्ज की स्थिति है क्या। 2014 में लगभग 51 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज था, जो आज लगभग इसका 3 गुना हो गया है। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा है कि भारत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की श्रेणी में जा रहा है। तो सबसे पहले यह समझ ले कि ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन देशों से भारत के कर्ज का स्वरूप यानी नेचर ऑफ डेब्ट बिल्कुल अलग है। कर्ज के दो स्वरूप हैं। आम शब्दों में कहें तो कर्ज दो तरह का होता है। पहला आंतरिक कर्ज, जिसे हम अपने ही देश के अंदर लेते हैं, जैसे आरबीआई व अन्य संस्थाओं से। दूसरा बाह्य कर्ज, जिसे हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं से लेते हैं। भारत के ऊपर आज जितना कर्ज है उसका 96% आंतरिक है, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान में यह कर्ज आंतरिक न होकर बाहरी था, जो इन देशों की ऐसी हालत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। फिलहाल भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ये आंकड़े देख लीजिए, जो देखना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनल 147 तो वहीं एक्सटर्नल 5 लाख करोड़ है। ये आंकड़े 31 मार्च 2023 तक के हैं। आंकड़ों में आंतरिक कर्ज लगभग 147 लाख करोड़ है और बाह्य कर्ज लगभग 5 लाख करोड़। पाकिस्तान की मुद्रास्फीति 50 से 60% थी, तो श्रीलंका की 70 से 80% है, लेकिन आज भी भारत की मुद्रास्फीति 5 से 7% के बीच है। इन आंकड़ों का आकलन करें तो भारत के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन जिस तरह डराया जा रहा है उस तरह का डर भारत के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल भी नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात प्रोफेसर सनातन नायक कह रहे हैं, जो कि इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए भारत सरकार से अपील की कि कर्ज को कम करें और शिक्षा स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाएं, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। सिर्फ आज की वोट बैंक राजनीति से तरक्की नहीं होगी और इससे भारत तरक्की नहीं करेगा। आइए सुनते हैं उनसे की गई पूरी अनकट बातचीत को। नमस्कार, मैं शिव सैनी। आज जो हम बात करेंगे वो है कर्ज की। कर्ज किसी आम आदमी के ऊपर का नहीं, पूरे भारत के ऊपर का। आंकड़े कहते हैं कि पिछले 9 सालों में जो भारत के ऊपर कर्ज है वो लगभग 3 गुना बढ़ा है। क्या असर पड़ेगा इसका भारत की इकोनॉमी पे, आम जनजीवन पे, इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सनातन नायक से हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो प्रभावित करेंगी, जो डेप्थ की चीज़ें हैं प्रभावित करेंगी। पूरा इसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे सर पहले तो स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर आपका। सर, जो ये डेप्थ है, जो जैसा कि जो आंकड़े कह रहे हैं कि भारत पर कर्ज जो है वो 3 गुना बढ़ा है पिछले 9 सालों में। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या क्या चीज़ें हैं? पहले तो शुभम जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन में जो भारत सरकार का जो पब्लिक डेब्ट जिसको कहते हैं, कर्ज की बात जो चल रहा है, सबसे एक अहम मुद्दा है। और जैसे आपने बताया, पिछले 9-10 साल से देश का कर्ज करीब 3 गुना बढ़ चुका है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका असर कैसे जनता के ऊपर में, आम आदमी के ऊपर में, देश के ऊपर में, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में और बाकी दूसरे खर्च में कैसे पड़ेगा, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ साथ में मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, आज की जो परिस्थिति है, स्पेशली 2020 के बाद, 2020 से जब कोरोना वायरस पैंडेमिक आया, 2020, 21, 22 ये 3 साल स्पेशली में हम लोग का जो कर्ज का और जीडीपी, देश का जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं कि नेशनल इनकम, देश का टोटल इनकम, ये दोनों का जो शेयर है बहुत बढ़ चुका है। जैसे 2020 में करीब
84% था जीडीपी टू पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो। पब्लिक डेप्थ और जीडीपी का रेशियो, इसका ये मतलब है देश में जितना आमदनी है और कर्ज जो है लगभग 85% आज के दिन में है। प्रति व्यक्ति के ऊपर 80%, प्रति व्यक्ति नहीं, देश का कुल मिला के वही बात लगभग वही आ रहा है। कोरोना पीरियड में लगभग 90% तक चला गया था, 89 पॉइंट समथिंग, 90% के आसपास हो गया था। पिछले 2022 से 23 ये जो अभी घट के करीब 85%, 85% तक आ गए। यानी पब्लिक डेट और जीडीपी जो रेशियो है, इसका जो है हर साल हम लोग का जो जीडीपी है, हम लोग लगभग 85% कर्ज। ये तो सर हो गई पढ़े लिखे लोगों की बात है। कि पढ़े लिखे लोग ये जीडीपी, ये डेप्थ, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी को एक जो डेली बेसिस पे रोटी के लिए काम करता है और काम करके रोटी खा के सो जाता है, उसकी भी चिंताएं होती हैं कि हमें क्या हमारा भविष्य है, तो उसको कैसे समझाएंगे कि ये चीज़ें हैं। वही इशू को मैं अभी आ रहा हूँ। ये पढ़े लिखे लोग का बात है, लेकिन चीज़ तो वहीं से शुरू होता है। तो इसका मतलब मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, कर्ज दो तरीका में होता है। इंटरनल कर्ज, जैसे देश के अंदर हम लोग तो कर्ज करते हैं, फिर जब देश के अंदर से जो कर्ज ठीक से नहीं कर पाते, फिर बाहर, जैसे बाहर सरकार है, अमेरिका है, यूरोप है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब बड़े बड़े संस्थान से हम लोग भी कर्ज लेते हैं। लेकिन भारत में एक अच्छा चीज़ है, जो इंटरनल डेप्ट है अंदर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक है, इसमें लगभग आज के दिन में 96% मतलब 96% जो है कर्ज देश के अंदर से सरकार लेता है। दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर। ठीक है। करीब 4 से 5% जो कर्ज है बाहर से आता है ना, ये होता है। लेकिन कर्ज का एक अहम इशू है कि हर साल जो कर्ज करते हैं उसके लिए हम मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देते हैं। ब्याज तो देना पड़ेगा। आप देखे होंगे हर साल बजट में क्या होता है कि बजट में सरकार का जो खर्च होता है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज का जो के लिए हम लोग करीब 25% हम लोग ब्याज के लिए रखते हैं। मूलधन अलग है, खाली ब्याज के लिए 25%। यानी मान लीजिए आप 100 रुपये आपके पास है, क्या आम आदमी की 100 रुपये अगर हमारे पास है, खर्च करना है, खर्च करने के लिए हम लोग 100 रुपया रखे हैं, उससे हम 25 रुपया सिर्फ ब्याज के लिए दे देते हैं। मूलधन अलग है, अलग है। और 75 रुपये में हमको कर्ज और पूरा सारा सिस्टम मूलधन को देना है और अपना खर्च करना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्वास्थ्य को भी देखना है, खर्च करना है। तो ये जो सवाल आपकी है, बेसिकली ये कहता है कि जब कर्ज बढ़ेगा तो क्या आपका खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। खर्च में क्या पड़ेगा, आम आदमी दर पे खर्च कम हो जाएगा, क्योंकि आप भाई कर्ज ज़्यादा कर रहे हैं। जब ज़्यादा कर्ज करेंगे आपको कुछ चुकाना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। एक चीज़ आपने सर कही कि खर्च कम हो जाएगा। खर्च कम की भाषा को हो सकता है शायद आम आदमी दूसरे उसमें ले ले कि मतलब यानी जो चीज़ें होंगी वो खाने पीने की वस्तुएं हमारी पहुंच से दूर हो जाएंगी, क्या ऐसा? हाँ, ये ऐसा नहीं है एक्चुअली। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप जब हर चीज़ का दरदाम रेट बढ़ जाता है, जब रेट बढ़ जाता है आदमी सोचना पड़ता है कि हम कहाँ करें। कुछ चीज़ जो मन है खर्च नहीं कर पाते हैं, कुछ तो उसका खर्च को कम करना पड़ता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। तो ये चीज़ होता है। आप देखो अभी इंटरनेशनल लेवल में क्या हो रहा है, भारत सरकार जब हर साल ब्याज देने में खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर पैटर्न, जो खर्च करने का तरीका होता है, उसमें 2 तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश में उसको कहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं उसको समझाता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर, जैसे कि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उन लोग को सैलरी देना, जो हर महीना करना पड़ता है, जिसमें कोई रेगुलर है जो चीज़, जैसे सरकारी एम्प्लॉय का सैलरी होता है और बाकी जो खर्च होता है रेगुलर, वो
लगभग उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसमें लगभग हम लोग का अभी 80 to 85% खर्च उसमें जा रहा है, ठीक है। और आप और देखो 15 से 20% सिर्फ बच रहे हैं जिसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रास्ता बनाने के लिए और बाकी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, स्कूल कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, ये सारी चीज़ के लिए सिर्फ 15 से 20% यानी 100 रुपया अगर खर्च करेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं 15 से 20 रुपया सिर्फ है देश को आगे बढ़ने के लिए। और मेरा ये कहना है अगर सरकार क्या कर, अगर अच्छा तरीके में अगर देश का वृद्धि और ग्रोथ होना है तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा खर्च करने के लिए हम लोग को पैसा रहना चाहिए। लेकिन अगर हम ब्याज में ज़्यादा खर्च कर दे देंगे इंटरेस्ट पेमेंट में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि बढ़ जाता है। लेकिन ब्याज देना तो अपनी मजबूरी बन जाती है, मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हमने अगर कर्ज लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमने जो कर्ज इंटरनल लिया है तो वो हमारे इंडिया का ही कर्ज है, इंडिया से हमने जैसे सपोज दैट RBI से हमने कर्ज लिया है तो वो एक अलग मैटर हो गया। बट अगर हमने इंटरनेशनल उसमें ले लिया, IMF से ले लिया या वर्ल्ड बैंक से ले लिया, इन सबसे अगर हम कर्ज लेते हैं, जैसे कि आज की डेट में अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज है, वहाँ पे कर्ज लेबिलिटी ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि जितना कर्ज में अमेरिका डूबा है उतना कोई नहीं डूबा है। क्या अपने भी उसी स्थिति में, वैसी स्थिति में? अमेरिका के पास तो एक चीज़ प्लस है कि वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा है, उनके पास चुकाने के लिए रास्ते हैं। अपने पास ऐसा नहीं, अपने पास बेरोजगारी भी लगातार चरम पे बढ़ रही है, ठीक है। अपने पास प्रति व्यक्ति आय भी कम है और कर्ज कई गुना बढ़ा है। इस चीज़ को समझना चाहिए। थोड़ा जैसे भारत सरकार हमारा अमेरिका का जो लोन सिस्टम और हमारा लोन सिस्टम में थोड़ा अंतर है, वही समझना चाहिए, है ना। थोड़ा अंतर है। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग को जितने कर्ज कर रहे हैं करीब 6% जो है हमारा देश के अंदर से आ रहा है, 4 से 5% जो है हम बाहर से कर्ज कर रहे हैं, है ना। यानी कि हम इंटरनेशनल जो कर्ज है वो हमारे ऊपर कम है, यानी जस्ट 5% ही है। अच्छा। ऐसा ही है। लेकिन इसको थोड़ा समझिए बात को। अगर बाहर से आप कर्ज करेंगे उसका क्या है कि जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, वार होने के कारण से पेट्रोल एक्सपोर्ट और रशिया और यूक्रेन से जो चीज़ बाहर को जाता था एक्सपोर्ट वो दरदम बंद हो गया, जिसके कारण से रेट बढ़ गया। जैसे गेहूं का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ये सारी पूरा होल वर्ल्ड को जो है कहाँ ना कहाँ अफेक्ट किया, सब देश को, सबको हर एक अफेक्ट किया। उसमें क्या हुआ कि इसमें ये रेट बढ़ने के कारण से ब्याज का रेट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। अमेरिका वगैरह में भी यही चीज़ हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है एक्सटर्नल डेप्ट में भरोसा करते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा अफेक्ट हुआ। हमारा देश में एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग इंटरनल डेप्ट जो है ज़्यादा है, डेप्ट करते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल में कम करते हैं। इंटरनल है अपना जो भी है, जैसे कहते हैं ना कि घर के अंदर की बातें घर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। यही बात है एग्जैक्टली, जो जिस कारण से इसका प्रभाव जो है हम लोग के ऊपर में है लेकिन कम है। ये दूसरी एक चीज़ जैसे कि रिपोर्टें बता रही हैं कुछ कि जो पिछले 9 सालों में भारत का जो कर्ज बढ़ा है 3 गुना, इससे आम जनजीवन में यानी कि रोटी महंगी हो जाएगी, खाने के सामान महंगे, आम आदमी जो है वो पिस जाएगा। तो ये जो डर था वो आपने डर क्लियर कर दिया कि पूरी तरह से साफ कर दिया कि जो कर्ज है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं, बाहर विदेशी कंट्रियों का नहीं है, वर्ल्ड बैंक का नहीं है, IMF का नहीं, जो भी कर्जा है वो RBI और यहाँ इंटरनल ही है, इसलिए चिंता की बात नहीं। ठीक है, आम आदमी को फिर भी क्या क्या चिंताएं सताएंगी? ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल चिंता नहीं है भाई। कोई भी अगर मान लीजिए आम आदमी कोई कर्ज करता है तो चुकाने का काम है, और बैंक को तो चुकाना पड़ेगा, आज नहीं कल करना तो ही पड़ेगा। वह कहाँ अगर आपका कोई साहूकार से, जैसे गांव का मालिक से, वह कोई रिच पर्सन से आपने लिया, कोई रिलेटिव से भी पैसा लिए, उसको तो देना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ इतना है कि इसका एक फायदा होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज है वो फिक्स रहता है। आपको पता होता है कि मैं अगर
हर साल कुछ ब्याज देना है मुझे, उसको आपको पता है कि मैं उसे इतना देना है ना। वो फ्लोटिंग जैसे फ्लोट होता है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो इतना नहीं है, उसका असर नहीं आएगा, उसका असर बहुत नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे फ्लोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ इतना फ्लोट नहीं है, तो जिस कारण से हम लोग इसमें वंचित हो गए। लेकिन आपको देना पड़ेगा और वो तो प्रभाव है। एक बात, एक साधारण सी भाषा में और समझना चाहेंगे, कुछ दिन पहले हमने श्रीलंका का रंग रूप देखा है कर्ज को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर। अब पाकिस्तान में भी जो आटा तेल भाव जो है वो भाव बेभाव हो गया, वहाँ पे लोग जूझ रहे हैं। क्या अपने भी इन्हीं स्थितियों की तरफ बढ़ रहे हैं या इससे अलग स्थितियाँ हैं अपनी? मुझे लग रहा है हम लोग थोड़ा अलग हैं, क्योंकि इतना परिस्थिति यहाँ तक परिस्थिति नहीं आया जैसे श्रीलंका में जो परिस्थिति हुआ, हम लोग का परिस्थिति इतना नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, श्रीलंका में जितना लोन किया सरकार ने, करीब 80% तक ब्याज देते थे, जो कि हम लोग करीब 25% ब्याज दे रहे हैं। ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो ये चीज को श्रीलंका सरकार बहुत पहले उसको देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक जाने से पहले उसको रोकना था, लेकिन यहाँ रोक नहीं पाए, जिस कारण से श्रीलंका जो इकोनॉमी बर्बाद हो गया। और यही चीज़ मैं आपको एक उदाहरण तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल जब बजट होता है फरवरी महीना में, बहुत सारी इकोनॉमिस्ट जो है सरकार को एक तरफ से एक चेतावनी देते हैं, एक तरफ से एक कसम देते हैं, सजेशन देते हैं कि भाई आप लोन इतना मत करिए, क्योंकि जो होता है ना, इसको कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है ना। फिस्कल डेफिसिट यानी आप वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं, और जो लोन लेके जो खर्च कर रहे हैं, तो जो फर्क है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और उसको कहते हैं कि उसको हम लोग जो है 3.5% के अंदर रखिएगा। सरकार को कसम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2019 और 20 तक 19-20 तक जैसे कि 4% 3.5% तक आया था। जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद सडनली ये फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ गया था। यही इकोनॉमिस्ट लोग सजेस्ट किए थे कि अभी क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, खर्च नहीं है, तो आप सरकार की तरफ से खर्च करिए। सरकार ने जब बोझ उठाया तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, ठीक है। लेकिन फिर अभी भी वही चीज कह रहे हैं कि धीरे धीरे आप कम करते हुए 3-4 साल में 3.5% तक लेके आइए। सरकार के ऊपर अगर बोझ की बात आपने जो कही, जो कोरोना काल में सबसे बड़ी योजना जो सरकार ने चलाई थी वो थी राशन की, मुफ्त राशन की। वो सरकार के ऊपर बड़ा बोझ था। अभी भी सरकार अब उसको चुनावी रूप में रंग दे रही है, चुनावी तौर पे वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या सरकार के लिए आज इस योजना को बढ़ाए रखना उचित है? ये चीज जो है ये तो आप जैसे तो ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये तो चुनावी की साल आ रहे हैं, तो सरकार का एक बहुत बड़ा चुनौती है, इसको तो रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, नहीं हम पॉलिटिकल वे में नहीं समझना चाहेंगे, हम आपके इकोनॉमिकल वे में समझना चाहेंगे। देखिए कितना असर पड़ेगा अगर लगातार ये राशन की व्यवस्था जो है उसको सरकार इकोनॉमिस्ट तो ये नहीं कहता है कि आप इतना दीजिए, है ना, क्योंकि जो लोग गरीब लोग हैं वास्तविक, उन लोग के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन 80 करोड़ जनता को अभी राशन कार्ड में बहुत कम पैसा में चावल, गेहूं ये सब मिलता है ना। और ये भी यहाँ तक भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई सेंसस नहीं बन रहा है और जनता का संख्या बढ़ रहा है हर साल। अभी करीब 92 यानी 92 करोड़ जनता जो है रेशन कार्ड के आधार में देना चाहिए। हम लोग सरकार अभी सिर्फ 80 करोड़ लोग को दे रहे हैं, यानी 10 से 12 करोड़ और बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार इसको नहीं स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंसस नहीं है हम लोग के पास अभी। एक चीज है, लेकिन इसके कारण से आप देखो, इसके कारण से हमारा फिस्कल डेफिसिट में कहाँ कहाँ बोझ है ऑलरेडी, है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ाता है ये बात, ये चीज है। लेकिन एक रियलिटी है, इसमें लाना पड़ेगा। 25 से 30% जो लोग हैं वास्तविक कि हो सकता है ज़्यादा भी है, करीब 40% के आसपास जनता जो है
फ्री चावल और राशन जरूरत करते हैं, जरूरत उस पर डिपेंडेंट है। ये बात तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया जिसको दे रहे हैं वो काम छोड़ के घर में सिर्फ बैठे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसका भी यही चीज भी आज के दिन में आ रहा है कि हाँ, इसका साइड इफेक्ट ये माना जाता है कि जो लोग के पास जा रहा है वो लोग काम धंधा छोड़ के निठल्ले होते हैं, निठल्ले हो जाते हैं। ये सही नहीं है। और लेकिन सरकार का यही काम है कि भाई कोई भूखा ना मर जाए, भूखा ना मर जाए। सरकार की तो ये जिम्मेदारी सही है कि कोई भूखा ना मर जाए, लेकिन उसको जो चुनावी रंग देना होता है कि चुनाव हमको इसी माध्यम से वोट ज्यादा मिलेगा क्योंकि पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है, जिनकी राशन पर निर्भरता ज्यादा है। मेरा एक इन पर एक सुझाव है ना, क्योंकि इतने लोग को ना दे के कम लोग को दे, लेकिन थोड़ा ठीक से मॉनिटर करें किसके पास पहुंचना चाहिए। सरकार तो रिकॉर्ड बनाता है कि भाई हम हर महीना 80 करोड़ जनता को चावल व गेहूं दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक क्या इतना लोग के पास पहुंच रहे हैं? हमारा जहाँ मानना है इतना लोग के पास नहीं पहुंच। एक चीज मैंने और अमूमन देखी है, वो चाहे शहर हो या गांव क्षेत्र हो, हालांकि बताता कोई नहीं है, एक तरफ से वो राशन लेके आता है और दूसरी तरफ वो राशन को बेच देता है। बेच कर वो क्या करता है कि जो राशन कार्ड का जो राशन है उसको बेचता है और मार्केट से दूसरा राशन लाता है या फिर अपना उसको कहीं और यूज करता है, तो इसको व्यवसाय भी बना लिए हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े होने चाहिए कि जो जिनको निहितार्थ यानी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है उन्हीं को मिले? मैं वही चीज कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली यही चीज, दो चीज मैं वही चीज कह रहा हूँ कि इसको सरकार एक्चुअली क्या है, इसमें दो चीज है। एक तो है जो आदमी वास्तविक जिसका जरूरत है उसके पास पहुंचना चाहिए। तो सरकार के पास ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, मॉनिटर करने के लिए सिस्टम नहीं है कि जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये चीज नहीं है। ये सरकार, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट आप जो रेज किए कि कुछ लोग जो है कि एक तरफ से सरकार का चावल लेके मार्केट में बेच देते हैं और फिर अपने पसंद की चावल खरीदते हैं। यही बात है ना। तो यानी इसका मतलब है कि सरकार की चावल उनको जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है ना, सरकार की चावल उसको जरूरत नहीं, तो वो क्या करते हैं, कुछ मार्केट में बेच के कुछ और पैसा अपना जेब से मिला के अच्छा चावल खरीद रहे हैं। अच्छा चावल खरीद रहे, कुछ और खरीद रहे। इसमें एक क्वेश्चन और भी रेज होता है, क्या हो सकता है कि वाकई में क्या वो पैसा ले आते हैं? नहीं, सरकार भी हो सकता है कि चावल खाने योग्य नहीं दे रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। वो बात में आ रहा हूँ, वो बात को मैं बता रहा हूँ, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो चीज भी एक है। तो यहीं पर सरकार का एक फेल्योर का इशू उठा है कि भाई ये गवर्नमेंट फेल्योर और इंस्टीट्यूशनल फेल्योर जो कहते हैं हम लोग नॉर्मली, तो यहीं पर आता है कि सरकार का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वहाँ फेल हो जाता है। तो जिसके पास वास्तविक पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पा रहा है, जिसको देना नहीं चाहिए उसके पास पहुँच रहे हैं, किसी कारण से वो चावल को बेच के अपने खर्च कर रहे हैं, दूसरे खर्च कर रहे हैं। एक नंबर 1 नंबर और एक इशू है जो आपने उठाया कि चावल हो, गेहूं हो, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है। आज के दिन में जो साइंटिस्ट जो बता रहे हैं कि हम लोग का जो देश में समस्या आ रहा है, बच्चों से, स्त्री लोग से, कुपोषण की बात है, आम आदमी से भी, बुजुर्ग लोग से भी कुपोषण की समस्या है। न्यूट्रिशन रहना चाहिए, ये कम है। और सबसे बड़ा जो चीज़ ये तो चावल है और गेहूं है, उसमें सबसे न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान देते होंगे, आज के दिन में आ रहा है कि मोटा अनाज की बात चल रहा है, मोटे अनाज की बात आ रहा है, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। यानी गेहूँ, बाजरा हो गया, जौ हो गया और मक्का हो गया, ये सारी चीज़ आज के दिन में आ रहा है। और सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि उसको देश भर हर जगह पे उसका प्रोडक्शन जो है वृद्धि होना चाहिए। ये एक चीज़ आ रहा है कि उसको क्यों ऐसा हो रहा है आज के दिन में, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, कुछ मिनरल भी रहता है और अमीनो एसिड्स रहता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे चावल और गेहूं में ये कंपोनेंट स्पेशली जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी ये कम होते जा रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे,
इसमें बहुत सारे प्रोसेस फूड आ रहे हैं। जैसे चावल को प्रोसेस करके और कुछ बनाते हैं, गेहूं को प्रोसेस करके और कुछ बना के मार्केट को बेचते हैं। वो चीज़ जब हम लोग खाते हैं बहुत सारी बीमारी आता है, मोटापा बढ़ जाता है। इसका यही कारण है कि ये जो कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स ये बढ़ते जा रहा है। बड़ी आम आदमी का जो हम लोग का जो शरीर है, शरीर का जरूरत के हिसाब से हम लोग को नहीं मिल रहा है इतना न्यूट्रिशन। तो इसीलिए सरकार कह रहे हैं कि भाई आप मोटे अनाज का प्रोडक्शन ज़्यादा करो और उसमें शिफ्ट करो धीरे धीरे कंजप्शन, उसको अनाज खाओ। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन में कि जो चावल और गेहूं जो सरकार दे रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसका काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो सरकार इसमें इसीलिए 2023 को ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा जाता है, वह सरकार ने घोषणा किया है। इसको प्रयास में है कि मिलेट का प्रोडक्शन जो है बहुत वृद्धि करेंगे, देश में हर जगह पे उसको लोग के पास पहुंचाएंगे कि मिलेट 50 साल पहले या 40 साल पहले जो बहुत होता था, आज के दिन में वही चीज़ भी धीरे धीरे वापस आना चाहिए। हाँ, अगर अपने उसमें चले गए तो अपने वापस फिर भारत पूरा ये एक्चुअली आज के दिन में, क्योंकि हम लोग का असल में चीज़ है कि हम लोग जो खा रहे हैं उसमें अगर हमारा शरीर फिजिकल और मानसिक स्तर में भी अगर वृद्धि नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें लग रहा था कि हम जो अपनी चर्चा है इकोनॉमिक से शुरू होकर वो सेहत की तरफ कुछ ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा पब्लिक डेट को भी आ रहे हैं, है ना। तो वापस हम आना चाहेंगे कि जो अभी एक प्रोपोगंडा कहेंगे, अगर आपके हिसाब से जिस तरह आपने क्लियर किया कि जो डेप्थ है इंडिया के ऊपर वो 3 गुना बढ़ा है, लेकिन चिंताजनक नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर इंटरनेशनल डेप्थ नहीं है, तो कम है लेकिन इंटरनल कर्ज तो है, इंटरनली कर्ज है, लेकिन ये इंटरनल कर्ज को हम ये नहीं कहेंगे कि ये बर्डन नहीं है, बर्डन तो है, बर्डन तो है क्योंकि हम इसमें भी ब्याज देना पड़ेगा। आप सीधा बात देखो, सरकार आज के दिन में कह रहे हैं कि भाई आपको बैंक से पैसा, आप अपना सेविंग करो, उसको बैंक में इन्वेस्ट करो, नहीं तो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करो। ये सारी चीजें अब सरकार क्यों धीरे धीरे उसको प्रयास में कर रहे हैं। सिक्योरिटी मार्केट में भी आजकल जो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू में सरकार एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो उसको ये इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसमें डालेंगे तो सरकार जो है वहाँ से पैसा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रास्ता बनाना है, रेलवे बनाना है, ब्रिज बनाना है, ये सारी में खर्च करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं प्रोपोगंडा की। एक प्रोपोगंडा चल रहा है सोशल मीडिया में कि हमारे ऊपर जो कर्ज है 3 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारी जो स्थितियां हैं वो श्रीलंका और पाकिस्तान से ज़्यादा बदतर हो सकती हैं, या फिर हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, यहाँ हम लोग दूर हैं। मेरा जो मानना है कि वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं। ये 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि हमारा देश में आज के दिन में करीब 45% जो है, 45% तक लोग जो है कृषि में सीधा भरोसा रखते हैं, डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि जो चीज़ है प्रोडक्शन हो रहा है वो कृषि के ऊपर में ही उनका अपना जितना आमदनी कर रहे हैं उसको खर्च कर रहे हैं। तो बहुत बाहर इंटरनेशनल लेवल में हो, बहुत बाहर जाके कोई भरोसा नहीं करते हैं। कृषि को तो ऐसे भी घाटे का सौदा मान रहे हैं आज के किसान। घाटे तो है, लेकिन एक चीज देखो, अपना खाने के लिए भी किसान जो है, छोटे किसान हो मध्यम किसान हो, ये अपना जमीन पर खेती करके वो कर रहे हैं, अपने खाने के लिए कम से कम जितना अनाज की जरूरत है। हाँ, ये तो आज भी अपनी जो कृषि प्रधान देश है अपने भारत में, तो मैक्सिमम जो किसान और किसान के परिवार हैं वो अपने परिवार भर का अनाज वो अपनी खेती से पैदा करके पहले सिक्योर कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद ही वो उसको सोल्ड आउट करने का विचार करते हैं। ये बात तो सही है। तो आपको ये बात को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कम से कम 45 से 50% जनता जो है, लोग जो हैं, परिवार जो हैं देश में आज के दिन में कृषि के ऊपर में है, उनका अपना पकड़ है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मैं जैसे कहा कि भाई इंटरनेशनल डेब्ट हम लोग का पास कम है। नंबर 3, अभी हम लोग सिर्फ 25% जो है देश का जो हर साल जो खर्च में है
हम लोग ब्याज दे रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अच्छा चीज है, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, मतलब आगे यहीं तक रहना चाहिए, यहीं से घटा के फिर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो रेवेन्यू हम लोग आमदनी कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करना है, देश की विकास के लिए ये इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, या कि ब्याज देने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हम श्रीलंका में जो परिस्थिति हुआ है, पाकिस्तान में जो परिस्थिति अभी हो रहा है, वह डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका व यूरोपियन में जो हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग वही पाथ में जाना चाहिए, वही रास्ता में जाना चाहिए, वो नहीं है। हम लोग को अभी कॉन्शियस हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई इसमें ये परिस्थिति ना हो। उसका सतर्क यही है कि रास्ता है कि पब्लिक डेब्ट को धीरे धीरे घटा के, और जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च करने का जो शैली है, जो रास्ता है, हम लोग को बदलना पड़ेगा। एक चीज़ और कहते हैं, अब आज के दौर में अगर हम राजनीतिक तौर पर अर्थशास्त्र को यानी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करें तो दो तीन युग माने जाते हैं कि मोदी काल और मोदी से पहले का काल। मोदी से पहले के काल में जो कर्ज था, जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी आम आदमी की, वो बेहतर थी। आज के टाइम पे जो परिस्थितियां हैं वो पहले से बदतर हुई हैं, क्योंकि कर्ज 3 गुना बढ़ा है। इसके पीछे की क्या सत्यता है, क्या हकीकत है? देखिए, इसको हमारा ये मानना है कि सत्य तो है, बढ़ा है पिछले 9-10 साल से, और इसके लिए सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अभी जो रास्ते में जा रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सरकार का अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो उसमें धीरे धीरे घटा के प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, इसमें ये रास्ता थोड़ा हम लोग के लिए आने वाले दिनों में कठिन होगा। इसीलिए कठिन होगा कि प्राइवेट कोई हर चीज़ में अगर प्राइवेट हाथ में, प्राइवेट कंपनी होगा, प्राइवेट मालिक के पास अगर हाथ में दे देंगे तो आम आदमी और गरीब लोग के पास जो सुविधा पहुंचना चाहिए ये नहीं पहुंच पाएगा। और जैसे हर चीज़ का दरदाम जो है वृद्धि होगा, और आम आदमी यानी खाने पीने की खाने पीने चीज है, और कोई भी चीज है, मोबाइल से लीजिए, किताब को प्रभावित करता है, मेडिसिन हो, ये सारी चीज जो वृद्धि होगा ये आम आदमी को, आम जनता को ज़्यादा प्रभाव करेगा। ये बात ये है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो उसमें हमारा एक मत है कि सरकार जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा अपना हाथ में रखना चाहिए, हर चीज़ प्राइवेट हाथ में ना दे के अपना हाथ में भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3-4 चीज़ में रखना। एक तो एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, और ये सारी चीज़ में सरकार जो है कि धीरे धीरे अपना हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुख की विषय है कि सरकार भी ये सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा दे रहा है। नहीं, एक इसका मतलब फिर ये है कि जो अंदर खाने में एक चर्चा चल रही है कि हम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस देशों से हम कंपेयर करके अपना खुश हुआ करते थे कि हम उनसे तो भले हैं। उदाहरण दिया करते थे कि हम उन्होंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम उनसे कितना आगे हैं। तो क्या हम उन्हीं श्रेणी में पहुंच रहे हैं? इसका मतलब ये सत्य है, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन हम दूर में हैं। और अभी सचेत जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज पहुंच जाएंगे। यही परिस्थिति है, क्योंकि हम लोग के पास 3 बहुत बड़े अच्छा चीज है, कुछ बुरा चीज भी है। अच्छा चीज ये है कि आप जानते हैं जैसे भारत आज के दिन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है भारत में, है ना? हाँ, बड़ी अच्छी चीज छेड़ दी आपने, ये पॉपुलेशन छेड़ दी कि अब विश्व में नंबर 1 हो गया। और स्पेशली यंग पॉपुलेशन, युवा जो है सबसे ज़्यादा है। हम लोग के लिए ज़्यादा कमा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, हमारा जो जीडीपी भारत का इनकम जो है ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ चुनौती भी है। हाँ, चुनौतियों में क्या ज़्यादा है? एक चुनौती है कि हम लोग अगर जो यंग पॉपुलेशन है उनको अगर हम शिक्षा में अगर खर्च नहीं करेंगे, उसका हेल्थ में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको अच्छा फैसिलिटी नहीं देंगे, उनके एजुकेशन को अच्छा नहीं करेंगे, नौकरी दिला नहीं सकते, नौकरी नहीं देंगे, बेरोजगार रखेंगे, कैसे योगदान देंगे?
तो फिर तो वही चीज हो जाएगा। हाँ, तो यही जो हमारे लिए जिसको हम आशीर्वाद समझते हैं वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। ये बात सही है। तो इसीलिए खर्च करने के लिए जो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में, पर्यावरण में और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग के पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए जिसमें हम खर्च कर सकते हैं और जो आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनका फ्यूचर के लिए, उनका भविष्य के लिए भी खर्च करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आने वाली में भी 30 साल 40 साल में हम लोग का जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 के ऊपर वाले जो लोग हैं, उन लोग का नंबर भी बढ़ेगा। और जब आप जानते हैं, हाँ, ये मेरे भी जहन में बहुत बेहतरीन सवाल आता है कि आज जिसे हम यंग कह रहे हैं वो 10 से 15 साल बाद वो वृद्ध हो जाएगा। तब क्या होगा? तब कि आज के अगर खर्च करने के लिए हम लोग को पैसा रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो खर्च जब वो कुछ करने लायक नहीं होंगे तो जो लायबिलिटी है वो सरकार पे ही बनेगी, सरकार भी बनेगी और परिवार भी बनेगी। आपके पास अगर इनकम का कोई तरीका नहीं रहेगा, आप कैसे खर्च करेंगे? तो ये भी एक चीज है। तो आने वाले दिनों में सरकार को भी ये सारी चीजों में सोचना चाहिए। हमारा जैसे ओल्ड पॉपुलेशन, वृद्ध पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो उसमें भी खर्च करने पड़ेगा। ये एक लाइबिलिटी है। यानी कि आने वाले समय में अगर हम देखें तो जो 3 चीजें अपनी मूल कही जाती हैं, दाल, रोटी, कपड़ा, मकान, जो 3-4 चीजें मूल कही जाती हैं, इन पे कहीं ना कहीं चुनौती है कि मिल पाना, समय से मिलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब है कि हमारा खर्च भी बढ़ता है। तो इसीलिए यंग पॉपुलेशन आज की जो दिन में हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आसेट है। लेकिन आसेट है, ये बात तो सही है। हाँ, अगर उसका यूज करें, लेकिन हम यूज करने के लिए जो चीज हमको करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, वो चीज हम करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर पाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में हमारे लिए ये अभिशाप बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा ये चीजें को। आप सुन रहे थे प्रोफेसर सनातन नायक जी को, उनका सचेत कर रहे थे कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो हमारा एसेट है, जो गवर्नमेंट का एसेट है, जो यानी कि वो भारत की जो जनता है, पॉपुलेशन जो है वो भारत की ताकत है। उस ताकत का अगर हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए कल का अभिशाप जरूर बन जाएगी। दाल, रोटी, कपड़ा, मकान, जिनको हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, वो हमारे लिए जुटा पाना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी और ख़ास बात के साथ। शिव सैनी, मिरर पोस्ट, लखनऊ।